हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एडवांस फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले इस टॉपिक के नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टॉपिक का नाम दो साइंटिस्टों के नाम पे है। जो फ्रैंक वर्ड है, फ्रैंक, ये जेम्स फ्रैंक साइंटिस्ट के नाम पे है। जेम्स फ्रैंक साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। अगर इनकी एक पॉपुलर स्टडी के बारे में बात करूं तो इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम पे इन्होंने काफी काम किया है। इनफैक्ट क्या रिजल्ट आते हैं, क्या रूल फॉलो करता है ये स्टडी, उस पे जेम्स फ्रैंक ने काफी काम किया है। इसी स्टडी की बदौलत उन्हें 1925 में नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। जेम्स फ्रैंक ने फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल में भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। इसी वजह से इनका नाम हम फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल में देखते हैं, ठीक है। एंड सेकंड साइंटिस्ट का नाम है कंडन। अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो इनका नाम है एडवर्ड कंडन, ठीक है। ये भी अपने फील्ड के पॉपुलर, एक्चुअली ये जर्मनी के थे। जेम्स फ्रैंक जर्मनी, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, लेकिन एडवर्ड कंडन जो है ये अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। अगर मैं इनकी पॉपुलर स्टडी की बात करूं तो इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी स्टडी की है। न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी स्टडी की है। इनफैक्ट इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स में भी काम किया है। न्यूक्लियर वेपन काफी काम किया। इनफैक्ट ये न्यूक्लियर वेपन पे इन्होंने कब काम किया था? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम इन्होंने न्यूक्लियर वेपन में भी काम किया है। इनफैक्ट इनकी स्टडी क्वांटम फिजिक्स में भी है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी है। और इनका जो पॉपुलर हम अभी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। तो वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी इन्होंने काफी काम किया। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है, इस पे काफी काम किया है। इनफैक्ट इन्होंने जो दो पॉपुलर प्रिंसिपल है उनमें से एक तो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक वो है, और दूसरा है स्लेटर कंडन रूल, ठीक है। जो दूसरा रूल है स्लेटर कंडन रूल्स, ठीक है। तो दो इनके पॉपुलर टॉपिक है या पॉपुलर थ्योरी है किसपे? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। एक तो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल और दूसरा है स्लेटर कंडन रूल, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि इस प्रिंसिपल का नाम क्यों फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल पड़ा। क्योंकि दो साइंटिस्ट अलग अलग हैं, एक तो जेम्स फ्रैंक है और दूसरे एडवर्ड कंडन है। दोनों ने मिलकर इस प्रिंसिपल पे काम किया और ये प्रिंसिपल बनाया। इसी वजह से इस प्रिंसिपल का नाम फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल बना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें दो बातें, इनफैक्ट तीन बातें समझनी होंगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा हमें समझना होगा, क्योंकि इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, पूरा नाम यही है, मॉलिक्यूल, ठीक। सेकंड हमें ये समझना होगा बैंड सिस्टम क्या होता है, बैंड सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। और थर्ड हमें जो समझना होगा वो है प्रोग्रेशंस एंड सीक्वेंसेज, ठीक है। अगर आपको ये तीनों ही टॉपिक की डिटेल स्टडी करनी है तो इससे पहला वाला वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल था उसको आप देख लो, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट टर्म में। देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, स्पेक्ट्रा कब जनरेट होता है? जब दो एनर्जी लेवल के बीच में एटम या मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करता है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। इसे ई डबल डैश बोल दिया, इसे सिंगल डैश। अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब मिलेगा? जब हम इसके ऊपर पहले से
लाइट या जिस रेंज की हमें फोटोन की स्टडी या जिस रेंज का हमें स्पेक्ट्रम चाहिए उस रेंज की हमें लाइट इसको ऊपर इंसिडेंट करनी होगी, तब जाके हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम हमें कब मिलता है? जब एटम या मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और स्पेक्ट्रा ऐसे ही जनरेट होता है, बट यहाँ हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो ऐसे जनरेट हुआ। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? जब मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एक फोटोन इमिट करता है और वही स्पेक्ट्रा हमें देता है। ठीक है, वही स्पेक्ट्रा देता है, तो इससे हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब जनरेट होता है? जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, यानी जो ये एनर्जी है, जो ये एनर्जी लेवल मैंने दिखाया है, ये कैसे हो? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हो। सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, ब्लर तो नहीं हो गया? ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब जनरेट हो रहा है? जब मॉलिक्यूल अपने एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जंप करता है, तब हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल मिलता है। सिंपल सी बात है, बट इंपॉर्टेंट बात यहां पे कुछ और है, ये तो आसान भाषा में मैंने समझा दिया। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को हम एक स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखाते। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एनर्जी की एक रेंज होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को मैं कैसे दिखाऊंगा? इस तरह से, यानी ये हमारा क्या है? ई सिंगल डैश है और ये ई हमारा डबल डैश है। यानी दो एनर्जी लेवल को, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, उनको मैं इस स्ट्रेट लाइन से कभी नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एक एनर्जी रेंज होती है। तो यहां पे हमें दिख रहा है इस कर्व में एनर्जी रेंज कहां तक है? यहां तक है पूरी की पूरी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एक रेंज होती है, तो मैं उसे एक स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखा सकता। अब क्यों रेंज होती है इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एक रेंज होती है, इसीलिए उसे एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व से दिखाते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और ये कर्व जिन्होंने दिया था उनको हम मोर्स कहते हैं, मोर्स साइंटिस्ट थे, इस वजह से इन्हें मोर्स फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व से दिखाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात अब और समझाता हूं कि क्योंकि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल नहीं होता है, एक्चुअली रेंज होती है। तो उस रेंज में हमें कई सारे और एनर्जी लेवल मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मिटा दूं। क्लियर हो गई बात? ये चीज मिटा देता हूं। ठीक है, पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि एनर्जी लेवल नहीं है, ये एनर्जी लेवल में रेंज है, एनर्जी की रेंज है। तो कहने का मतलब इस रेंज में और भी लेवल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी होते हैं मॉलिक्यूल के। तो इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को मैं V डैश 0 1 2 3 कर देता हूं, ऐसे ही आगे तक ऊपर तक बनते हैं। और जो सेकंड एनर्जी लेवल है इसे मैं V डबल डैश से दिखाता हूं, तो ये 0 1 2 एंड 3। तो कहने का मतलब आप समझ में आ गई क्यों हमने एनर्जी रेंज दिखाई? बिकॉज ये एक लेवल नहीं है, इसके अंदर कई सारे एनर्जी लेवल है, तो एक रेंज है एनर्जी लेवल। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इनको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और एक और राज की बात बताऊं मैं आपको कि वाइब्रेशनल दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल V0 है और V1 है, तो दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होते हैं, जिन्हें हम J से दिखाते हैं। तो J क्या होता है? 0 1 2 3। तो कहने का मतलब है
एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में कितने रोटेशनल एनर्जी लेवल जे होते हैं। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से दिखाता हूं कि दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में नंबर ऑफ, चाहे वो यहां पे हम बात करें चाहे किसी भी स्टेट के लिए बात करें, कि हर दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या मिलेंगे हमें। फॉर एग्जांपल मैं सिंगल डेस्क के लिए दिखा देता हूं, तो कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, इसको बड़ा दिखा देते हैं क्योंकि ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी लाइनें दिखाई हैं ये क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो इनको हम जे से दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया, जे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे कई सारे होते हैं। रेंज मत पूछो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, ये रेंज मत पूछो। लेकिन हाँ, आप इतना जरूर याद रखो कि इनकी संख्या 10 से ज्यादा हो सकती है। कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में 10 से ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पॉसिबल है, और दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में 10 से ज्यादा रोटेशनल एनर्जी लेवल, जिन्हें हम J1, J2, J इक्वल टू 1, 2, 3 से हम दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। तो कहने का मतलब है अगर मैंने एक सिंपल ट्रांजिशन दिखाया है जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में हो रहा है, तो कहने का मतलब है ये वाइब्रेशनल लेवल, जो ये ट्रांजिशन है, ये वाइब्रेशनल लेवल के चेंज को भी डिसाइड करेगा। ठीक है, अब इस चीज को मैं मिटा दूं, इसे पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो उसी ट्रांजिशन में वाइब्रेशनल लेवल में भी ट्रांजिशन होगा और रोटेशनल लेवल में भी ट्रांजिशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है वो भी बताता हूं। G1 और इसे V इक्वल टू 2, यहां पे भी हम 3 लेवल दिखा देते हैं, V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 1 और V इक्वल टू 2। तो अगर एक ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन क्या बता सकता है, ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मुझे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कई सारे मिल सकते हैं, है ना। यानी मैं एक बोलूं, एक सेंटेंस बोलूं, इन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन number of vibrational transition are possible. Number of vibrational transition are possible. क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अभी एक और चीज समझाता हूं। ठीक है, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो मैं यहां पे मिस कर गया। देखो, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को हम किससे दिखा सकते हैं, E इक्वल टू ओमेगा ई वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई वी प्लस हाफ का स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत बताया है, यहां पे भी बता देता हूं। ये वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट की एनर्जी को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा ई क्या है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट, और वी क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसे हम 0, 1, 2, 3, 4 से लिख के दिखा रहे हैं। ये फॉर्मूला ये बताता है कि v इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1 के बीच में सबसे ज्यादा गैप होगा, लेकिन v इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 1 के बीच में गैपिंग कम। इनफैक्ट v इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 1 के बीच में और गैप कम, और ऐसी v इक्वल टू 3 और v इक्वल टू 2 के बीच में गैप उससे भी कम। मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यानी अगर इस फॉर्मूले को हम फॉलो करें तो हमें ये पता चलता है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट होती है उनकी गैपिंग, जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है लेवल के बीच की गैपिंग डिक्रीज होती जाती है। तो मैंने कोशिश की है डिक्रीज दिखाने की। ठीक है, तो आप भी डिक्रीज दिखाना। कहने का मतलब है ये जो फाइनल गैपिंग है ये सबसे कम होगी। ठीक है, तो आप दिखा लेना। ठीक है, इस फाइनल गैपिंग से क्या होता है कि अगर मैं इसके स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये इसके स्पेक्ट्रम को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम,
ये जो नीचे का लेवल होता है इसे हम डबल डैश दिखाते हैं, वी डबल डैश से, और ये ऊपर का जो लेवल होता है उसे सिंगल डैश से दिखाते हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं इस लाइन को, फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं, जो सबसे मेरे साइड को जो पहली लाइन है, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, उसका नाम हम वी डैश वी डबल डैश से दिखाते हैं। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन क्या बनेगी हमारी 0,0, और जो इसी ट्रांजिशन की जो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या है 1,0, और जो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या है 2,0। ठीक है, और ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो बता रहा हूं। ठीक है, और जो फोर्थ लाइन है, फॉर एग्जांपल एक और वाइब्रेशनल लेवल बना दिया, V डैश इक्वल टू 3 बना दिया, तो एक और ट्रांजिशन पॉसिबल है ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा 3,0। ठीक है, तो वो यहां पे हो जाएगा 3,0। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें मिलता है उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। इन स्पेक्ट्रल लाइन को एक्चुअली बैंड कहते हैं, बैंड। ये सिंगल बैंड है और इसको हम बैंड सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें एक बैंड सिस्टम मिलता है, बिकॉज क्योंकि ये एक एनर्जी लेवल नहीं है, एक एनर्जी लेवल के अंदर कई सारे वाइब्रेशनल लेवल है। तो यानी ट्रांजिशन अगर एक बार हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कई सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो हर एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए मुझे एक बैंड मिलता है, और इस तरह से मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए मुझे क्या मिलता है, एक बैंड सिस्टम मिलता है। तो आप क्या कहोगे, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वी गेट बैंड सिस्टम। यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर इन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वी गेट बैंड सिस्टम। कैसे बैंड सिस्टम, क्योंकि एक स्पेक्ट्रल लाइन को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बैंड कह रहे हैं, अभी बताऊंगा क्यों कह रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा इसको हम बैंड सिस्टम बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं ब्लर तो नहीं हो गया, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको एक स्पेक्ट्रल लाइन, जो एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन है। ये जिसको हम बैंड कह रहे हैं ये एक्चुअली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन ही तो है। हम इसे बैंड क्यों बोल रहे हैं, हमने इसे बैंड इसलिए बोला क्योंकि मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल मैं यहां दिखाता हूं कि V इक्वल टू 0, ये V डबल डैश 0 से बात कर रहे हैं, और कहा जा रहा है वो V सिंगल डैश फॉर एग्जांपल 1 पे जा रहा है। तो मैंने बोला था कि हर एक वाइब्रेशनल लेवल के बाद नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल भी आते हैं, जिनको हम J इक्वल टू 0, 1, 2, 3 से दिखाते हैं। ऐसी इसके पास भी रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे, जिनको हम J इक्वल टू 0, 1, 2, 3 से दिखाएंगे, क्योंकि इसे हम डबल डैश से दिखा रहे हैं, तो यहाँ J डबल डैश हो जाएगा और यहाँ J सिंगल डैश हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक जो ट्रांजिशन हम ये समझ रहे थे कि जो V इक्वल टू 0 से जो हम एक ट्रांजिशन समझ रहे थे कि वो ट्रांजिशन V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में जा रहा है, एक्चुअली वो एक ट्रांजिशन नहीं है, उसके अंदर कई सारे रोटेशनल ट्रांजिशन है। कहने का मतलब है ये ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कई सारे इस टाइप के ट्रांजिशन हो रहे हैं। ऐसी इस किसी भी लेवल से पॉसिबल है ये ट्रांजिशन। ठीक है, इसको और अच्छा दिखाने की कोशिश करो तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए यानी कहने का मतलब है ये जिसको आप एक स्पेक्ट्रल लाइन समझ रहे थे ना कि एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में सिर्फ एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, नहीं, एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में कई सारे रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो यहां सेंटेंस क्या बन जाएगा, इन सिंगल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन we get number of rotational transition। तो आपको पता है रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं, यानी एक जो स्पेक्ट्रल लाइन हम जिससे समझ रहे थे वो एक्चुअली कई सारी स्पेक्ट्रल लाइन का कलेक्शन है, कई सारी स्पेक्ट्रल लाइन का कलेक्शन है। यानी ये इसे हम बैंड इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज
बिकॉज इट कंसिस्ट नंबर ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन, रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। क्लियर हो गई बात? हम इसे बैंड क्यों कह रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मुझे कई सारे रोटेशनल बैंड मिलेंगे और हम इन्हें रोटेशनल बैंड वाइब्रेशनल हमें बैंड मिलेंगे। कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें नंबर ऑफ बैंड मिलेंगे जिन्हें हम बैंड सिस्टम कहते हैं। अब हमें इसको बैंड क्यों बोल रहे हैं, एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन को हम बैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन कंसिस्ट नंबर ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन, इसी वजह से हम इसे बैंड बोलते हैं। आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंसेज की। तो कहने का मतलब है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है एग्जाम्पल, एक ट्रांजिशन करके दिखाया और जो एक बैंड सिस्टम हमने निकाला, ये बैंड सिस्टम क्या है, एक्चुअल में प्रोग्रेशन है, इसी को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जो ये बैंड सिस्टम आया ना, कहने का मतलब है स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले नंबर को क्या कह रहा हूँ, वी डैश, और दूसरे नंबर को मैं वी डबल डैश बोल रहा हूँ। वी डैश क्या बताता है कि हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और वी डबल डैश क्या बताता है, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। अगर हमें स्पेक्ट्रल लाइन किस ऑर्डर में मिलती है, 0 0 1 0 2 0 3 0 एंड सो ऑन, तो इसे हम कहेंगे वी डैश प्रोग्रेशन। अगर स्पेक्ट्रल लाइन हमें इस ऑर्डर में मिलती है, ठीक है। अगर स्पेक्ट्रल लाइन मुझे ऐसे ऑर्डर में मिलती है, क्योंकि मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगी, 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3, अगर इस ऑर्डर में मिलती है तो इसे हम क्या कहेंगे, इस ऑर्डर को हम कहते हैं वी डबल डैश प्रोग्रेशन। और सीक्वेंसेज कब हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी डैश और वी डबल डैश दोनों का नंबर अगर सेम होता है, कहने का मतलब है 0 0 1 1, इस टाइप का ट्रांजिशन, 2 2, इस टाइप का जो ट्रांजिशन होता है, इसी को हम सीक्वेंसेज कहते हैं, सीक्वेंस, याद रखना। तो क्योंकि अभी जब मैं फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा, तो ये सब जो वर्डिंग है, जो मैंने टर्मिनोलॉजी आपको सिखाने की कोशिश की है, ये मैं यूज करूंगा। तो आई होप आपको वो बातें सब समझ में आए, इतना सब समझाने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं आप अपने मेन टॉपिक को, जिसका नाम है फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल। तो आप डायरेक्टली बात करते हैं फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल पे। तो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया है क्या है फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल। An electronic transition takes place so rapidly that vibrating molecule does not change its internuclear distance during electronic transition. तो फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल ये 3 लाइन का है, और एग्जाम में अगर ये 3 लाइनें लिख के आते हो तो एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स तो नहीं दे सकता, 1 नंबर 2 नंबर देगा। अगर ये 5 नंबर में आता है तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एग्जाम में जब आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम अटेंड करते हो तो उसमें कॉपी भरना जरूरी होता है, बकवास से नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें या डिटेल्ड व्यू, यानी उस टॉपिक के बारे में डिटेल लिखना पड़ता है, आपको पूरी स्टडी लिखनी पड़ती है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे ये फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल आया, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप ये 3 लाइन लिख के सोचते हो कि पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी बनाऊंगा और क्या क्या लिखना है, यानी इस टाइम से नोट्स बनवाने आपके चालू हो जाएंगे इस टॉपिक पे। तो जितना कुछ भी मैं अब इस वीडियो में, अब इस टाइम के बाद जो भी मैं अब नोट करवाऊंगा, वो आप डिटेल में नोट करते रहना, वही आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो टॉपिक की स्टार्ट, जब आप एग्जाम में फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल के बारे में लिखना शुरू करोगे, तो स्टार्टिंग में ये सेंटेंस मत लिखना कि स्टार्टिंग में ये फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल बिल्कुल लिख के नहीं आना है। स्टार्टिंग में आपको क्या लिख के आना है, वो मैं आपको नोट्स बनवाना स्टार्ट करूंगा, तब आप वही चीज लिखोगे, ठीक है। यानी ये चीज स्टार्टिंग में मत लिखना, क्योंकि फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल कैसे आया पहले उस पर बात करते हैं। नोट्स में बनवाऊंगा, चिंता मत करो। पहले समझ लेते हैं कि फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल आखिर आया क्यों। एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की डिटेल स्टडी की, यानी डिटेल स्टडी कहने का मतलब कई सारे मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को हमने देखा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 3 मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा दिखाऊंगा,
ठीक है, 3 मॉलिक्यूल के क्या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमारा होगा वो है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जितने भी स्पेक्ट्रा है, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, यहां पे फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। किसके, O2 मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा था वो कैसा मिलता था, 1 0 2 0, ठीक है ना, सॉरी सबसे बड़ी लाइन 0 0 की है, तो सबसे बड़ी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, 0 0, फिर इसको क्या बोल देते हैं 1 0, फिर सेकंड लाइन 2 0, फिर थर्ड लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन 3 0, ऐसी नंबर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस जो भी मैंने स्पेक्ट्रम बनाया है ये क्या है, इंटेंसिटी, और ये क्या है, वेव नंबर बोल सकते हैं उसको। तो इंटेंसिटी वर्सेस वेव नंबर का जब हम ग्राफ या स्पेक्ट्रम जब हम लेते हैं O2 मॉलिक्यूल के लिए, तो हमें स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन है ये क्या दिखा रही है, 0 0 बैंड। 0 0 कहने का मतलब है यहाँ पे V डैश की वैल्यू भी 0 है और V डबल डैश की वैल्यू भी 0 है। यानी जो ये नंबर दिए जा रहे हैं वो नंबर किस ऑर्डर में है, पहला V डैश बताता है और सेकंड नंबर V डबल डैश बताता है। तो हमें दिख रहा है कि ये गैपिंग, जैसे जैसे वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है ये गैपिंग डिक्रीज होती जा रही है, और ये क्या है, एक प्रोग्रेशन है। क्लियर हो गई बात, ये कौन सा प्रोग्रेशन है, V डैश प्रोग्रेशन। आई होप आपको अभी ये स्पेक्ट्रम पहचानना आ गया होगा। क्लियर हो गई बात, O2 मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा मिलता था। और CO मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा मिलता था वो भी देख लेते हैं। CO मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम था उसमें 2 0 की लाइन सबसे बड़ी थी, यानी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। 2 0 की लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद यहां जो नेक्स्ट लाइन है 3 0, उसकी इंटेंसिटी और कम, 4 0 की और कम, 5 0 की और कम, और ऐसी कम होती चली जा रही थी। ठीक है, और यहाँ पे आप दिखाते रहोगे कि लाइन और क्लोजर आती जा रही है। ठीक है, और जैसे जैसे वेव नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसको हम 1 0 कह देंगे और इसको हम 0 0 कह देंगे। तो O2 मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिखता है कि जो पीक बैंड है वो क्या है, 2 0 का बैंड है। लेकिन O2 मॉलिक्यूल में क्या था, O2 मॉलिक्यूल में जो पीक बैंड था वो कौन था, जिसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम थी, वो था 0 0 बैंड। ठीक है, अब अगर एक और मॉलिक्यूल का कंपेयर करें तो वो थर्ड मॉलिक्यूल हम लेते हैं I2 मॉलिक्यूल। और अगर डिटेल स्टडी करनी है इसकी तो आप आर राजकुमार की बुक, उसी से मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो आप आर राजकुमार की बुक देख सकते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि इसका जो स्पेक्ट्रम था वो कुछ ऐसा था। अब लाइनें इतनी पास पास आ गई ना कि मैं उन लाइनों को कंटिन्यूअस बैंड से दिखा देता हूं। कहने का मतलब है एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से दिखा रहा हूं, यानी यहां तक लाइनें दूर दूर रहती थी, उसके बाद बहुत पास पास आ गई। ठीक है, इनका नंबर हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता है इसका नंबर क्या है, तो इसका हम इन बैंड का नंबर नहीं दे रहे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये बैंड एक कंटिन्यूम तक जा रहा है, यानी एक कंटिन्यूअस बैंड तक जा रहा है। ठीक है, और बीच और इस टाइप को बैंड, ये जो है ये बैंड सिस्टम हमें मिल रहा है, बट यहां से जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस बन जा रहा है I2 मॉलिक्यूल के लिए। और जो हमें पीक इंटेंसिटी मिलती है ये कंटिन्यूअस बैंड में ही मिलती है। जो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है इसी में हमें पीक इंटेंसिटी मिलती है। तो हमने ये 3 मॉलिक्यूल का जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखा, ये तीनों क्या है, हमने क्या दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इंटेंसिटी वर्सेज वेव नंबर ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेज वेव नंबर का ग्राफ। जब हमने ये तीनों का ग्राफ देखा तो हमने क्या देखा कि यार ये तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं, इनमें कोई कॉमन चीज तो दिख ही नहीं रही है हमें कि जिससे हम ये बता सकें कि यार ये ग्राफ एक्चुअल में मॉलिक्यूल का है, या इन तीनों की स्टडी से हम मॉलिक्यूल के एक कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसा होता है।
तो इन तीनों ही ग्राफ को आपस में इंटरकनेक्ट करना या इन तीनों को ही आपस में इंटरकनेक्ट करना काफी मुश्किल था, या एक तरह से मैं कहूं कि इन तीनों ही मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को अलग से एक्सप्लेन करना काफी टफ था, क्योंकि इनके बीच में कोई कंपेरिजन ही नहीं हो पा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल हर मॉलिक्यूल का डिफरेंट आ रहा था तो उनको एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल आया। अब आप समझ गए कि ये फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल हम पढ़ते क्यों है। एक्चुअली ये प्रिंसिपल ही हमें ये बताता है कि क्यों O2 मॉलिक्यूल का ग्राफ ऐसा आ रहा है और क्यों CO मॉलिक्यूल का ग्राफ ऐसा आ रहा है और क्यों I2 मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम ऐसा आ रहा है। ये तीनों ही स्पेक्ट्रम कह लो या ग्राफ कह लो, क्यों हर एक मॉलिक्यूल का ग्राफ या स्पेक्ट्रम डिफरेंट आता है, ये फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ही बताता है। तो आपको नोट्स में क्या लाइनें लिखनी है वो मैं आपको स्क्रीन के सामने आपके नोट कर देता हूं। तो आपको क्या नोट्स में लिखना है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल में मैंने नोट कर दिया आपकी स्क्रीन के सामने, यानी स्टार्टिंग यहां से करोगे। कहां से? जैसे आपका फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल आप एग्जाम में स्टार्ट करते हो, आप लिखोगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी अमंग द बैंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो जिसमें नंबर ऑफ बैंड हमें मिल रहे थे, वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल में अगर हम चले तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट आता था, या जो बैंड की पोजीशन या इंटेंसिटी थी वो डिफरेंट आती थी। ठीक है, वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो फ्रॉम वन बैंड सिस्टम टू अनदर बैंड सिस्टम। कहने का मतलब है जो ये प्रोग्रेशन है, कहने का मतलब है इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था वी डैश प्रोग्रेशन। तो कहने का मतलब वी डबल डैश प्रोग्रेशन भी अलग आता था और सीक्वेंसेज भी अलग आते थे। यानी एक सेम मॉलिक्यूल के अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूं तो अलग अलग प्रोग्रेशन अलग अलग आते थे। कहने का मतलब वी डैश प्रोग्रेशन अलग आता था। इसी तरह से अगर मैं कहूं वी डबल डैश प्रोग्रेशन वो भी अलग आता था। और ऐसी में सीक्वेंस की बात करूं तो इसका सीक्वेंस भी अलग आता था। यानी एक मॉलिक्यूल के प्रोग्रेशन चाहे वो वी डैश प्रोग्रेशन हो या वी डबल डैश प्रोग्रेशन हो या सीक्वेंसेज हो, उनमें कोई कनेक्शन नहीं होता था, यानी सब अलग अलग ही आता था। ठीक है, यानी इसको हमने एक बैंड सिस्टम बोला है। वी डैश प्रोग्रेशन को एक बैंड सिस्टम, वी डबल डैश प्रोग्रेशन को दूसरा बैंड सिस्टम, और ऐसे ही सीक्वेंस को हम तीसरा बैंड सिस्टम बोल रहे हैं। यानी एक ही मॉलिक्यूल के जो अलग अलग बैंड सिस्टम थे वो भी एक दूसरे से अलग अलग मिलते थे। ठीक है, तो यही लाइन एक्सप्लेन करिए। ऑल्सो फ्रॉम वन बैंड सिस्टम टू अनदर बैंड सिस्टम ऑफ सेम मॉलिक्यूल गिवन फिगर सोच। कहने का मतलब है ये बात हम जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो बात हम फिगर से समझाएंगे। तो आप ये डायग्राम बना लोगे जिसमें हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है हर एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का। तो O2 मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा ये है, CO मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा ये है और I2 मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा मिलता था। ठीक है, तो गिवन फिगर शो 3 typical intensity distributions absorbed in absorption band of O2, CO and I2 molecules। तो जो भी ये मैंने स्पेक्ट्रम दिखाया है ये किसका है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। यानी इसमें जो बैंड दिख रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन बैंड हम कहेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या लिखना है वो मैं आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर देता हूं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिखोगे? Electronic spectra of molecules as shown in figure have following facts। यानी जो आपने डायग्राम या जो आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दिखाया है तीन मॉलिक्यूल का, O2, CO एंड I2 मॉलिक्यूल का, उस स्पेक्ट्रम या उस स्पेक्ट्रा की क्या क्या फैक्ट हैं या क्या क्या खास बातें हैं वो आप मेंशन करोगे। तो फर्स्ट जो स्पेक्ट्रम था वो किसका था? O2 मॉलिक्यूल का। तो इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल the 0,0 band has maximum intensity while the successive band of V dash progression appear with rapidly decreasing intensity। कहने का मतलब क्या है समझाता हूं। जब मैंने O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दिखाया था तो कैसा था वो कि इस टाइप का था, यहां इंटेंसिटी, यहां वेव नंबर। तो जो सबसे इंटेंस बैंड था वो कौन सा था? 0,0 बैंड। उसके बाद 10, फिर उसके बाद 20। इस तरह से इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही थी
इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वही बात तो हमने लिखी है कि इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल 0 बैंड हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी वाइज सक्सेसिव बैंड, यानी सक्सेसिव बैंड को हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी डैश को। जो फर्स्ट नंबर है वो वी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आगे के बैंड है वो सक्सेसिव बैंड ऑफ वी डैश प्रोग्रेशन, तो उनको हम क्या कहेंगे, वी डैश बैंड ऑफ वी डैश प्रोग्रेशन अपीयर विथ रैपिडली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो इनकी इंटेंसिटी जो सक्सेसिव बैंड थे, जो वी डैश प्रोग्रेशन के जो बाकी बैंड थे, वो उनकी इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीज हो रही थी। ये हमने O2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में देखा था, ठीक है। तो यही बात हमने मेंशन कर दी। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में हमने किसकी बात की है बताओ। सेकंड पॉइंट में हमने CO मॉलिक्यूल की बात की है। तो CO मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा था, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा था, उसमें हमने देखा था कि जो पीक बैंड था वो 20 पे मिल रहा था, उसके बाद 10, फिर उसके बाद 00। इस तरह से यहाँ पे हमें क्या मिलता था, 30, फिर हमें 40, ऐसी हमें मिलता रहता था। यानी पीक इंटेंसिटी हमें कहाँ मिल रही थी, कहीं बीच में मिल रही थी। तो वही मैंने नोट कराया सेकंड पॉइंट में, इन स्पेक्ट्रम ऑफ CO मॉलिक्यूल, यानी ये किसका स्पेक्ट्रम है, CO मॉलिक्यूल का, ठीक है। इन केस ऑफ ब्लड तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इन स्पेक्ट्रम ऑफ CO द इंटेंसिटी ऑफ बैंड अलोंग द प्रोग्रेशन, इसी को हम प्रोग्रेशन कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो V डैश नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम प्रोग्रेशन कह रहे हैं। तो द इंटेंसिटी ऑफ बैंड अलोंग द प्रोग्रेशन फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज हो रही है, रैपिडली टू द मैक्सिमम, टू अ मैक्सिमम। तो ये इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है रैपिडली टू अ मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां मिल रहा है हमें, 20 पे। एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, और उसके बाद ये स्पेक्ट्रम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, या बैंड की इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है एक मैक्सिमम आने के बाद, ठीक है। ऐसा हमें किसके लिए मिलता था, CO मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में मिलता था, ठीक है। तो हम इसी को सेकेंड पॉइंट बोलेंगे। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट जो हमने तीसरा स्पेक्ट्रम दिखाया था किसका था, वो I2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो I2 मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा था, मैं आपको दिखा दूं तो उसमें एक कंटिन्यूअस बैंड भी मिलता था हमें, ठीक है। तो कंटिन्यूअस को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं कि यहां से पोर्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और इधर हमारे बैंड मिलते जा रहे थे, ठीक है, इधर बैंड और इधर कंटिन्यूअस। तो इसी को हम कंटिनम बोलते हैं, इसको हम कंटिनम, इसको हम कंटिनम बोलते हैं, यानी जहां से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम कंटिनम बोलते हैं। तो इन केस, थर्ड केस, इन केस ऑफ I2 मॉलिक्यूल अ लॉन्ग प्रोग्रेशन इज एब्जॉर्ब, कहने का मतलब है हमें बहुत सारे बैंड मिल रहे थे लेकिन बहुत पास पास, यानी ये बैंड काफी पास पास थे, मैंने और पास करना है, ठीक है, काफी पास पास हमें बैंड मिल रहे थे, ठीक है। यानी हमें सबसे ज्यादा बैंड इसी में मिल रहे थे, क्लियर हो गई बात। अ लॉन्ग प्रोग्रेशन इज ऑब्जर्व, द इंटेंसिटी राइजेज ग्रेजुअली, मतलब इंटेंसिटी पहले तो बढ़ रही थी धीरे धीरे, एंड द मैक्सिमम रीचेज एट हाई V डैश वैल्यू, यानी जो हमें इस केस में, किस केस में, I2 मॉलिक्यूल के केस में हमें मैक्सिमम किसी V डैश की वैल्यू जब बहुत ज्यादा होती थी तब में हमें मिलता था, जैसे V डैश की वैल्यू किससे ज्यादा, 10 से ज्यादा जब होती थी तब जाके हमें पीक मिलता था I2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, ठीक है। यानी इसकी काफी बड़ी वैल्यू थी, 10 से भी ज्यादा बड़ी वैल्यू थी। सम टाइम टू कंटिनम, और कुछ समय तो जो पीक वैल्यू मिलती थी हमें इस कंटिनम पे मिलती थी, यानी यहाँ पे हमें पीक वैल्यू मिलती थी। जब हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा था तभी हमें उसी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ही हमें पीक वैल्यू, पीक इंटेंसिटी मिलती थी। ऐसा हमें I2 मॉलिक्यूल के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लिखोगे सच काइंड ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। अब जाके हम पढ़ेंगे फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। इतने सारी डिटेल देने के बाद आप बताओगे कि इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को जिसने एक्सप्लेन किया वो था फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, मैं मिटा दूं।
तो अब समझते हैं सबसे पहले कि फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल है क्या। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से समझते हैं, पहले हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या दिखा दिया, जो ये एक्सिस है ये दिखा रहा है एनर्जी। ठीक है, ये वाली एक्सिस हमें इस टाइम दिखा रही है एनर्जी, और जो ये एक्सिस है ये दिखा रही है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, यानी आर क्या है, नहीं ई क्या है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले मैं फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल को समझाऊंगा, उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आर क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, फिलहाल अभी फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जांपल में O2 मॉलिक्यूल की, कि हम यहां बात कर रहे हैं O2 मॉलिक्यूल का। तो O2 मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखा दिए। ठीक है, ठीक है, क्रॉस से दिखा रहा हूं, और दूसरे ऑक्सीजन एटम के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो मैं डॉट से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना कैसे, जब टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दो इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है तो स्ट्रक्चर बना, और मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो O डबल बॉन्ड O से दिखाते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है वो हम कैसे दिखाते हैं, कि जो इसका ये बॉन्ड होता है वो एक स्प्रिंग लाइक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये स्प्रिंग लाइक बॉन्ड की वजह से ही मॉलिक्यूल की एनर्जी भी आई। कैसे, उसको दिखाने के लिए हम यहां पे दिखाते हैं एक ऑक्सीजन एटम, और ये स्प्रिंग से हमने दूसरा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये इसकी जो ये वाली डिस्टेंस हमने दिखाई है, तो ये एक तरह से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। ठीक है, यानी यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसे RE बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि इसको हमने फिक्स माना है, यानी दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये मॉलिक्यूल इस टाइम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, यानी ये अपनी एक ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम बढ़ाएंगे कैसे, जब इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दी जाती है तो ये जो मॉलिक्यूल का जो एटम है, एक एटम है वो वाइब्रेशन, या दोनों एटम हम यहाँ पे एक को फिक्स पोजीशन पे मान रहे हैं और दूसरे में हम वाइब्रेशन देखेंगे। ठीक है, आसान तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, जब इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दी जाती है तो होता क्या है, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा वाइब्रेट करता है, यानी दोनों एटम इस स्प्रिंग के अलाउंग वाइब्रेशन मोशन करते हैं। बट समझने के लिए अभी हम क्या करेंगे कि इस एटम को हम फिक्स मानेंगे और दूसरे एटम को हम ये समझेंगे कि ये फिक्स पोजीशन पे और यही वाइब्रेशन करेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती जाएगी। तो होगा क्या कि अभी मॉलिक्यूल के दोनों एटम अपनी इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे है, जिसे हमने RE बोला है। तो यहाँ पे हम RE को दिखा देते हैं, क्या है, इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब जैसे ही क्या हुआ कि हमने इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दी, तो ये वाइब्रेशन मोशन करता हुआ ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। कहने का मतलब इसको एक तरह से समझो कि हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो ये अपने आप इस पोजीशन के, यानी इस इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के अबाउट वाइब्रेशन मोशन करता रहेगा। तो अगर मैं कहूं कि RE मॉलिक्यूल की इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो इसके इस पोजीशन के अबाउट जो इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा वो हम दिखा देते हैं, वही एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट दिखाएगा हमें। यानी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट का एक पर्टिकुलर इंटर न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। यानी अगर मॉलिक्यूल RE के अबाउट वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है तो ये RE इंटर न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दिखा रही है। अब सपोज करो मॉलिक्यूल को हमने इतनी ज्यादा एनर्जी दे दी कि उसका इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो जा रही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे डबल डैश बोल दे रहा हूं,
ठीक है, मैंने इसको इतनी एनर्जी दे दी कि इसका इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ के कहीं यहां पे पहुंच गया। RE इसे सिंगल डैश कह देते हैं। तो यानी मॉलिक्यूल का अगर इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इतनी एनर्जी दी हमने कि मॉलिक्यूल का जो RE वैल्यू है यानी इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज हो गई, तो मॉलिक्यूल अपने आप किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो उसको हम इस कर्व से दिखा देते हैं। ठीक है, इस कर्व से हमने उसको दिखा दिया। तो ये एक तरह से दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट हो गई, जिसको हम स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे, ई डैश, और इसको हम ई डबल डैश बोल रहे थे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ये मॉलिक्यूल की एनर्जी दिखा रहा है। ठीक है, एनर्जी दिखा रहा है, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट दिखा रहा है, और वो किस पे डिपेंड कर रही है, इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे। अगर ये चेंज होता है, यानी इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर चेंज होता है वाइब्रेशनल मोशन के दौरान, क्योंकि मॉलिक्यूल तो लगातार जैसे जैसे मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल रही है उसकी इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो सकती है, वो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने दो एनर्जी दे दी, एक एनर्जी यहां से यहां पे अगर मैंने मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी दे दी तो मॉलिक्यूल की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हुई और दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट क्रिएट हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल क्या समझाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को, सॉरी, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करते हैं। तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब जनरेट होता है, जब दो एनर्जी लेवल हम दिखा पाए। अब देखें कि स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट होता है। तो स्पेक्ट्रा, अब इन चीजों को मैं मिटा दूं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है अब मेरा, कि फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल बताते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करें। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जनरेट कब होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट होती है। तो इसे मैं V0 बोल दे रहा हूं, इसे हम V1 बोल देते हैं, इसे हम V2 बोल देते हैं, इसे हम V3 बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोअर एनर्जी स्टेट है इसीलिए इसे डबल डैश से दिखा दे रहे हैं। अब यहां पे हम क्या दिखा देते हैं, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 1, V इक्वल टू 2, V इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच का गैप कम होता जाता है जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये अपर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट के वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट है, तो इनको हम डैश से दिखा देते हैं, सिंगल डैश से। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जनरेट कैसे होगा, तो जनरेट होता है जब मॉलिक्यूल अपने एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में जाता है, तो ये हमें एक सिंगल बैंड देगा। तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या है। फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हमें यहां प्रिंसिपल लिख दूं फटाफट, फिर समझते हैं कि क्या प्रिंसिपल एक्जेक्टली क्या कहता है। ठीक है, तो अब समझते हैं इस पॉइंट पे। तो मैंने क्या फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल है वो लिख दिया है, नोट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कर्नल प्रिंसिपल, एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस सो रैपिडली that a vibrating molecule does not change its internuclear distance during electronic transition। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब, क्योंकि मॉलिक्यूल तो वाइब्रेशन मोशन कर रहा है, ठीक है, जब मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है तो वाइब्रेशनल मोशन वो किस इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अबाउट करता है, RE डबल डैश के अबाउट। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में गया तो मॉलिक्यूल किस इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अबाउट वाइब्रेशन करता है, RE के, RE डबल सिंगल डैश के अबाउट। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी ट्रांजिशन हो रहा है, अब ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या है, जैसे ये O2 का जो बॉन्ड था जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है यहां पे 4 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हुई थी, 2 तो इसके थे, 2 इस ऑक्सीजन एटम के थे और 2 इस ऑक्सीजन एटम के थे। तो इनमें से कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाती है, यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन की, इस बॉन्ड को बनाने वाले किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई, इंक्रीज
द एनर्जी। तो हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल मोशन किसके अबाउट करने लग गया, वो आर ई सिंगल डैश के अबाउट वाइब्रेशनल मोशन करने लग गया। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि बॉन्ड में जो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के, उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई। उससे क्या हुआ कि जो वाइब्रेशनल मोशन वो आर ई डबल डैश के अबाउट वाइब्रेशनल मोशन कर रहा था, वो किसके अबाउट करने लग गया, आर ई सिंगल डैश के अबाउट वाइब्रेशनल मोशन करने लग गया और एनर्जी इंक्रीज हो गई। बट यहां पे फ्रैंक कर्डन क्या कहते हैं, फ्रैंक कर्डन ये कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या होता है, मॉलिक्यूल लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट से हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में जाता है। तो वाइब्रेशनल मोशन के दौरान इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है मॉलिक्यूल अगर दोनों की पोजीशन कैसा है, दोनों वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से किसी एक मतलब बॉन्ड का कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी इंक्रीज करता है तो उस दौरान वो इतना फास्ट होता है, यानी कहने का मतलब है ये ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इंक्रीज इतना फास्ट होता है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोल रहा हूं, कितनी है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले क्या थी, ई सिंगल डैश थी, ठीक है, अब सॉरी ई डबल डैश थी। तो ई डबल डैश से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई सिंगल डैश होने में जितना टाइम लगता है वो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि ये वाइब्रेशनल मोशन कर रहा था, तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई तो ऐसा लगा कि ये वाइब्रेशनल मोशन कर ही नहीं रहा, यानी ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजिशन है यानी मॉलिक्यूल इस एनर्जी स्टेट से यहां पे अगर पहुंच रहा है तो उस दौरान हम ये मान सकते हैं कि मॉलिक्यूल की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है। क्लियर हो गई बात। An electronic transition takes place so rapidly that a vibrating molecule does not change its internuclear distance during electronic transition। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब हो रहा था तब हम ये अज्यूम कर सकते हैं वो इतना फास्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है। कहने का मतलब है किसी जो बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी, उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी फास्ट इंक्रीज होती है कि उस दौरान हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट ही नहीं हो रहा था, यानी मॉलिक्यूल की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल का जो ट्रांजिशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, वो हम एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। तो ये लाइन कैसी है, वर्टिकल है। कहने का मतलब ये ट्रांजिशन ऐसा नहीं हो सकता कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो जाए। कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल फ्रैंक कर्डन बोलते हैं ट्रांजिशन हमेशा वर्टिकल लाइन से होगा। वर्टिकल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर ही रही, चेंज नहीं हुई, आर ई डबल डैश रही, चेंज नहीं हुई, ठीक है। लेकिन समझ गए, कहने का मतलब है कि जब भी ट्रांजिशन हुआ तो आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये वर्टिकल लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि चेंज ही नहीं हुई ट्रांजिशन के दौरान। क्योंकि अगर आप ऐसा ट्रांजिशन शो करते हो टेढ़ी लाइन से तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। फ्रैंक कर्डन प्रिंसिपल ये क्लियरली मतलब इसमें हम देख रहे हैं जैसी ट्रांजिशन हो रहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी मॉलिक्यूल इस ट्रांजिशन के दौरान ये पोजीशन यहां से यहां पे पहुंच गया। कहने का मतलब मॉलिक्यूल का ये एटम यहां पहुंच गया। ट्रांजिशन जब स्टार्ट हुआ था तो ट्रांजिशन स्टार्ट होने पे मॉलिक्यूल कहां था, मॉलिक्यूल का ये एटम यहां था, और ट्रांजिशन जैसे फिनिश हुआ मॉलिक्यूल का एटम यहां पहुंच गया। इसका मतलब ये फ्रैंक कर्डन प्रिंसिपल ब्रेक कर रहा है। फ्रैंक कर्डन प्रिंसिपल ये कहता है कि वाइब्रेशनल मोशन मॉलिक्यूल जब करता है और उस दौरान अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि मॉलिक्यूल की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे फिक्स रहा जब ये ट्रांजिशन हुआ, तो इसका मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, यानी ये ट्रांजिशन गलत है। बिकॉज ये ट्रांजिशन ये दिखा रहा है कि मॉलिक्यूल पहले यहां था लेकिन जब ट्रांजिशन फिनिश हुआ तो मॉलिक्यूल यहां पहुंच गया, सॉरी मॉलिक्यूल का ये एटम यहां पहुंच गया। बट ये सही है, क्यों सही है, बिकॉज जब ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ तब मॉलिक्यूल का ये एटम यही था
और जब ट्रांजिशन फिनिश हुआ तब उस पोजीशन पे भी मॉलिक्यूल का ये वाला एटम इसी पोजीशन पे बना हुआ है, और वो ये बात शो करता है। यानी इसी को हम फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, मॉलिक्यूल की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये वर्टिकल लाइन क्या दिखा रही है कि ट्रांजिशन के दौरान मॉलिक्यूल की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं इसको टेढ़ी लाइन से दिखाता तो वो क्लियरली ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो रही है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? ये दो एटम के बीच की डिस्टेंस, तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है वो। तो ठीक है, इसको और बढ़ाते हुए क्या लिखेंगे वो भी मैं लिख देता हूं। तो उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, दिस मीन्स दैट डायग्राम शोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। कहने का मतलब है अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को पोटेंशियल एनर्जी कर्व से दिखाया है, देन ट्रांजिशन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन। तो हमें ट्रांजिशन हमेशा वर्टिकल लाइन से दिखाना होगा, टेढ़ी लाइन से नहीं दिखाना होगा, मतलब बेंट लाइन से नहीं दिखाना होगा। ये ट्रांजिशन गलत है बिकॉज इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ट्रांजिशन के दौरान चेंज हो रही है। बट ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें दिखाती है कि ट्रांजिशन के दौरान इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। वही हमारा क्या है? फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल है। तो इतनी बातें आप नोट कर लो। इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों हम स्ट्रेट लाइन से ही दिखा रहे हैं और क्यों इंटेंसिटी कम और ज्यादा आ रही है। ठीक है, अभी तो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल हमने बता दिया, लेकिन अभी ये भी समझना बाकी है कि इंटेंसिटी हमें कब ज्यादा मिलेगी और कब कम मिलेगी। ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल तो समझ गया, अब समझते हैं इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है। तो मैं आपको बताऊं, फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का। तो फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट ये है और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट ये है। अब ये किसी भी मॉलिक्यूल की हो सकती है। ठीक है, ठीक, दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट दिखा दी। तो ये क्या है? RE इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये क्या है? एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? हमें ट्रांजिशन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं यहां दिखाता हूं V इक्वल टू 0 लेवल, इसे हम V डबल डैश बोल देंगे क्योंकि ये E डबल डैश एनर्जी स्टेट है, और हम इसे V सिंगल डैश बोल देंगे, ये 0, और V सिंगल डैश ये है 1। ठीक है, एक और दिखा देते हैं यहाँ, V डबल डैश क्या है? 1। ठीक है, और एक और दिखा देते हैं V डबल डैश ये 2 है। ठीक, यहाँ पे भी एक दिखा देते हैं V डबल डैश ये सिंगल डैश 1 2 है। ठीक है, और ये क्या है? E सिंगल डैश है। तो कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो मैं यहाँ पे दो बातें दिखाता हूं कि ये ट्रांजिशन कैसे कैसे हो सकता है। एक तो यहाँ पे हो सकता है, एक तो यहाँ पे हो सकता है, एक तो यहाँ पे हो सकता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। इसको ऐसा करके यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और तीसरा हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तीनों में फर्क दिखाता हूं। ठीक है, तो इनके हम नाम दे देते हैं। जो ये वाला ट्रांजिशन है ये हमें क्या मिलेगा? 2 0 ट्रांजिशन हो गया। ये वाला ट्रांजिशन क्या हुआ हमारा? 0 0 हो गया। और जो ये थर्ड ट्रांजिशन है ये क्या हो गया? जो थर्ड ट्रांजिशन है ऐसा कर देते हैं, यहां से कर देते हैं। ठीक है, V इक्वल टू 1 से इसको हम क्या लिख लेते हैं? ये जो थर्ड ट्रांजिशन है ये 0 1 है। अब तीनों ट्रांजिशन की इंटेंसिटी क्या बताते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल लगाया है, ये तीनों की तीनों मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। अगर मेरे से नहीं ड्रॉ हुई तो आप कर लेना। तो क्या हुआ, इन तीनों ही ट्रांजिशन में हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है पूरे ट्रांजिशन के दौरान। इस टाइम RE है, इस टाइम RE है, और इस टाइम RE है। तीनों में अलग अलग आ रही है, तो इनको क्या कह देते हैं हम? RE1 RE2 RE3। यानी हर ट्रांजिशन में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट थी, फिक्स थी। पूरे ट्रांजिशन के दौरान
पहले ट्रांजिशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है RE1, दूसरे ट्रांजिशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है वो क्या है RE2 है, और तीसरे ट्रांजिशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है वो RE3 है। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी पे कि मॉलिक्यूल कब किस पोजीशन पे था या नहीं था, मॉलिक्यूल कब वो एटम उस पोजीशन पे था या नहीं था। अब प्रोबेबिलिटी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो यहां पे बनाता हूं, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जब मॉलिक्यूल अपनी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस RE पे होगा, इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो ये इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो बताता है इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, मैंने यही बताया था आपको। तो जो दूसरा एटम है वो अगर उसके मैक्सिमम चांसेस कहां होंगे, जब वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहां पे हो, इक्विलिब्रियम पे हो, इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन दूसरी स्टेट में ऐसा नहीं होता है, यानी ये कौन सी है V=0 स्टेट। लेकिन दूसरी स्टेट में मॉलिक्यूल मैक्सिमम टाइम कॉर्नर पे होता है, यानी मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम एम्पलीट्यूड से होता है। यानी मॉलिक्यूल अगर मैं कहूं कि V=1 एनर्जी स्टेट में है तो मॉलिक्यूल का ये एटम मैक्सिमम टाइम या तो इस पोजीशन पे हो सकता है या इस पोजीशन पे हो सकता है। समझ में आ रही है बात। ऐसी तीसरी स्टेट का अगर हम बात करें, तीसरी स्टेट यहां दिखा देते हैं, तो तीसरी स्टेट में क्या होता है, ठीक है, ये कम होता है, यानी V=2 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए मॉलिक्यूल मैक्सिमम टाइम कॉर्नर पे ही मिलेगा, यानी कुछ चांसेस है कि वो बीच में भी मिल सकता है तीसरी वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट पे। तो हो क्या रहा है, अब मैं इस डायग्राम की हेल्प से इंटेंसिटी पता करने की कोशिश करूं कि किस स्पेक्ट्रल लेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो देखो मॉलिक्यूल मैक्सिमम टाइम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होता है नहीं होता, जब V=0 क्वांटम नंबर होता है। तो यानी मॉलिक्यूल पहले से यहीं पे था, चांसेस इसके ज्यादा है, और बाद में भी यहीं पे जाएगा, इसके भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज इस पोजीशन पे हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में भी मैक्सिमम चांसेस है मॉलिक्यूल वहीं पे मिलेगा, और यहां पे भी मैक्सिमम चांसेस है मॉलिक्यूल का एटम वहीं पे मिलेगा। ठीक है, यानी एक तरह से अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करूं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे किस लाइन के लिए मिलेगी, 0-0 लाइन के लिए, बिकॉज यहां पे भी V=0 है तो मॉलिक्यूल अपनी इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे मिलेगा। ये प्रोबेबिलिटी डायग्राम, यानी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि मॉलिक्यूल का एटम मैक्सिमम टाइम अपनी इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब यहां पे भी प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल की मैक्सिमम थी और यहां पे भी मैक्सिमम थी, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांजिशन हो रहा है, तो इंटेंसिटी मिलेगी मैक्सिमम। क्लियर हो गई बात। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं। इस लाइन को देखें, इस लाइन को, यानी 0-2, तो देखो ये कॉर्नर पे मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। देखो यहां पे देखो मॉलिक्यूल V=0 स्टेट में यहां कॉर्नर पे मिलने की मॉलिक्यूल के प्रोबेबिलिटी कम है, तो यहां पे इस जगह तो प्रोबेबिलिटी कम है, इस जगह प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यानी एक जगह कम है एक जगह ज्यादा है, यानी इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, तो इसको हम 2-0 कर दें। सबसे मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे मिलने की पोजीशन, यहां पे भी मैक्सिमम पोजीशन है मिलने की और यहां पे भी मैक्सिमम पोजीशन है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। बट यहाँ पे मिनिमम है प्रोबेबिलिटी, यहाँ मैक्सिमम है, इसलिए मिनिमम टू मैक्सिमम ट्रांजिशन, तो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी इससे कम होगी। लेकिन थर्ड केस में देख ले, थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस को हम क्या कर देते हैं, ये देखो एग्जैक्टली कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली कॉर्नर पे मानते हैं, ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली कॉर्नर पे है, लेकिन ये कॉर्नर से जस्ट पहले है, यानी V=1 पे ये मॉलिक्यूल कहां पे पहुंचा है, यहां पे कहीं, यानी मॉलिक्यूल की पोजीशन कहीं यहां पे है, ये इस पोजीशन पे, यानी थर्ड ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, यहां पे प्रोबेबिलिटी कम है, यहां पे प्रोबेबिलिटी कम है, यहां पे भी प्रोबेबिलिटी कम है। देखो
v इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, कम। तो देखो यहां से, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल के मिलने की कम, यहाँ पे मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी कम, तो कम से कम में जब ट्रांजिशन होता है तो इंटेंसिटी और कम। तो ये जो ट्रांजिशन होगा जिसको हम 0-1 ट्रांजिशन कह रहे हैं, ये इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। आई होप आपको इंटेंसिटी ऑफ बेंड का हिसाब क्लियर हो। समझ गए? इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पे या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम पे। ये किसका ग्राफ है? जो मैंने ये कर्व बनाए हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे, जो ये कर्व बनाए हैं, ये एक्चुअली साई मॉड का स्क्वायर की वैल्यू है। तो जहां पे इसकी पीक वैल्यू है, इसका मतलब एटम के, मॉलिक्यूल के एटम के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जहां पे इस कर्व की वैल्यू मिनिमम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के एटम की उस पोजीशन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अगर मैं डायग्राम और अच्छी तरह से बनाऊं, तो कहने का मतलब क्या है कि जो बैंड सिस्टम में बैंड की इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है? इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम पे ही डिपेंड करती है। और उसको मैं यहां पे बना देता हूं अच्छी तरह से। ठीक है, आई होप मैंने जो चीज समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छी तरह से आई हो कि किस स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कम और किस स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा है। वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम पे या इंटरन्यूक्लियर या इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर लेकिन एक अच्छा डायग्राम बना देता हूं ताकि हर एक एनर्जी स्टेट की एनर्जी आपको दिख जाए। तो देखो v इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसी होगी। ठीक है, p कहां पे मिलेगा? इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे मिलेगा। अच्छा, v इक्वल टू 1 के लिए इस तरह से डायग्राम होगा। ठीक है, v इक्वल टू 2 के लिए ये लेवल कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी बीच में भी आती है। v इक्वल टू 3 के लिए ऐसा, ऐसी एक और दिखा देते हैं v इक्वल टू 4 के लिए ऐसा। ठीक है, आप लोग बना लोगे। ठीक, दिखाई दे रहा है? ठीक, इसे पॉज करके नोट कर लो। फिर नोट्स में आपको क्या लिखना है मैं वो लिख देता हूं। तो आप उसके आगे ये लिख सकते हो, पहले तो ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, उसके बाद लिखना अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज साई मॉड स्क्वायर इन वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। वही मैंने दिखाया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व से दिखाते हैं, और जो ये कर्व है, जो हर एक वाइब्रेशनल लेवल पे मैं जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, वो क्या है? एक्चुअली साई मॉड का स्क्वायर है। ठीक है, अ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर्स कर्व और फंक्शन। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को हम मोर्स कर्व से दिखाते हैं, वही मैंने लिखा है। गिवन फिगर शोज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विद डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जिसकी डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट मैंने दिखाई है। हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर, जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को भी मेंशन किया है। ठीक है, चेंजिंग विथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है ये चेंज हो रहा है जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो रही है। जैसे कहने का मतलब है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर मैं ये बोलूं, यहां पे लूं, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। फिर अगर मैं यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रखूं वाइब्रेशन के दौरान, क्योंकि वाइब्रेशन के दौरान जो दूसरा एटम है, मॉलिक्यूल का जो दूसरा एटम है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज करने के दौरान प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चेंज हो रही है, यही मैंने लिखवाया है। चेंजिंग विथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अलग अलग वाइब्रेशनल स्टेट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के चेंज होने के दौरान चेंज होती है। ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम shows that atom is most likely to be found at
इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल एट V इक्वल टू 0 लेवल। कहने का मतलब है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का जो दूसरा एटम है वो मोस्ट लाइकली यानी सबसे ज्यादा उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, जब मॉलिक्यूल अपनी इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे बना हो। तो यानी यहाँ पे इस कर्व का जो पीक पॉइंट है वो कहाँ पे है, RE पे है, जो कि हमने RE को क्या बोला है, इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोला है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखवाया है वेयर एज फॉर V इक्वल टू 1 2 3 4 मोस्ट प्रोबेबल पोजिशन अप्रोच टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। कहने का मतलब है जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, यानी हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए जो दूसरा एटम है उसके मिलने की पोजीशन सबसे ज्यादा कहां पे होती है, कोनों पे। यानी वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है तो जहां से वो लौट रहा है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो एटम है इस तरह से एक सिंगल एटम यहां है और दूसरा एटम यहां है, तो इस एटम का मोशन हम देख रहे हैं। तो इसके जब दूसरे हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए क्या होता है कि ये जहां से टर्न हो रहा है, यानी अगर ये वाइब्रेशनल मोशन ऐसे कर रहा है तो जो टर्निंग पॉइंट है वहां पे मॉलिक्यूल के मिलने की पोजीशन ज्यादा होती है। कहने का मतलब है जो टर्निंग पॉइंट है यानी हायर क्वांटम नंबर के लिए टर्निंग पॉइंट पे दूसरा एटम के मिलने की चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी एटम फॉर एग्जांपल V इक्वल टू 3 वाइब्रेशनल लेवल पे एटम के मिलने की प्रोबेबिलिटी या तो इस पोजीशन पे है या तो इस पोजीशन पे है। ऐसी V इक्वल टू 2 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए इस वाइब्रेशन के दौरान एटम के मिलने की मैक्सिमम पोजीशन कहां पे होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या तो एटम यहां पे मिल सकता है या तो इस पोजीशन पे मिल सकता है, जिसको मैंने एक्सट्रीमिटीज कहा है यहां पे। ठीक है, आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हो। तो इतनी बातें आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, इसके आगे क्या लिखना है वो बताता हूं। तो फाइनली आप उसके बाद ये भी लाइन लिख सकते हो, हेंस दोज ट्रांजिशन आर मोर प्रोबेबल विच बिगन फ्रॉम और एंड एट मिड पॉइंट ऑफ V इक्वल टू 0 लेवल एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ V इक्वल टू 1 2 3 4 etc लेवल्स। कहने का मतलब है क्या है कि ट्रांजिशन की इंटेंसिटी, उन्हीं ट्रांजिशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जो V इक्वल टू 0 लेवल के मिड पॉइंट से स्टार्ट होते हो, यहाँ पे मैंने बोला है, या एंड या खत्म होते हो। कहने का मतलब है 0 से 0 पे जो ट्रांजिशन जा रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। पहली बात कि ये 0 से 0 पे गए, यानी एक ट्रांजिशन में यहां दिखा रहा हूं जो 0 से 0 पे जा रहा है, तो V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 0 पे जो ट्रांजिशन जा रहा है, एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और दूसरा जो V इक्वल टू 0 लेवल से टर्निंग पॉइंट ऑफ V इक्वल टू 1 2 3 4 लेवल में जो ट्रांजिशन होगा, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, इन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होती चली जाएगी। कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और इनके कॉर्नर पॉइंट पे भी मैक्सिमम होती चली जाती है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है मैंने, ये V इक्वल टू 1 V इक्वल टू 2 V इक्वल टू 3, तो इनके कॉर्नर पे ही सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी जल्दी में काम खराब नहीं करते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो यानी मिड पॉइंट ऑफ V इक्वल टू 0 लेवल से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है और कहां पे जा रहा है, कॉर्नर ऑफ V इक्वल टू 1 V इक्वल टू 2 V इक्वल टू 3। तो इस टाइप के ट्रांजिशन, एक तो इस टाइप के ट्रांजिशन की मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और इन सभी टाइप के ट्रांजिशन की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बिकॉज वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज वो कहां से जा रहे हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वहीं से जाके प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वाली स्टेट पे ही जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो इतनी बातें जानने के बाद अब एक्सप्लेन करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में O2 मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम देखा था। तो O2 मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा मिल रहा था हमें, पहले दिखा देते हैं कि अगर ये इंटेंसिटी है, ये वेव नंबर है, तो सबसे ज्यादा इंटेंस लाइन किसकी थी, 0,0 की, उसके बाद 1,0, उसके बाद 2,0, ऐसी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। तो उसका एक्सप्लेन करते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। उसके बाद केस फर्स्ट किसका है, O2 मॉलिक्यूल का। तो मैंने इसमें नोट करवा दिया है जो आपको नोट्स में लिखना है।
In case of O2 molecule, equilibrium internuclear distance are almost equal in both electronic state. तो कहने का मतलब है कि O2 मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। कहने का मतलब है दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो कहने का मतलब है इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें लगभग इक्वल करने की कोशिश करनी है दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, तो इस केस में अब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो उसका लोएस्ट पॉइंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इससे होगा क्या कि जो इसका v इक्वल टू 0 है, जो इसका v इक्वल टू 1 है, जो इसका v इक्वल टू 2 है, जो इसका v इक्वल टू 3 है, जो इसका v इक्वल टू 4 है, इस तरह से। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इसको हम क्या कह रहे हैं, ई सिंगल डैश। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, मैं आप समझा रहा हूं। और जो लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसको डबल डैश से दिखा रहे हैं। इसके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को सिंगल डैश से दिखाएंगे, इसके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को डबल डैश से दिखाएंगे। तो v इक्वल टू 0, v डबल डैश इक्वल टू 1, v डबल डैश इक्वल टू 2, v डबल डैश इक्वल टू 3, v डबल डैश इक्वल टू 4, इस तरह से। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम 0 से 0 में ट्रांजिशन करेंगे इस टाइप से मॉलिक्यूल, तो हमें दिख रहा है स्ट्रेट लाइन भी मिल रही है और जो ट्रांजिशन हो रहा है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे हो रहा है। क्यों? v इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 लेवल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होती है, उसके मिड पॉइंट पे होती है। तो ये चीज मैंने लिखवाई है। सो ट्रांजिशन 0,0, 0,0 कहने का मतलब क्या होता है, v डबल डैश 0 से v सिंगल डैश 0 में जब ट्रांजिशन होता है, इट मोस्ट प्रोबेबल बिकॉज it connects the configuration of higher probability and also appear a vertical line as required by Frank-Condon principle। कहने का मतलब है जो 0 से 0 ट्रांजिशन होता है, पहली बात तो वो स्ट्रेट लाइन में ही दिखाना है, और जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखता है कि ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे ही जा रहा है। कहने का मतलब है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे जा रहा है, इसीलिए जो 0 से 0 ट्रांजिशन है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, यानी पीक इंटेंसिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी कहां मैक्सिमम होगी, इसके मिड पॉइंट पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक। अब सेकेंडली समझते हैं। इसके आगे मैंने क्या लिखा है, द ट्रांजिशन फ्रॉम v डबल डैश 0 टू v सिंगल डैश 1 2 3 4 etc also occur but less often because if we draw, यहां पे लिख देना, if we draw straight line to show transition we get less probable area। कहने का मतलब है अगर मैं यहां से शो करूं ट्रांजिशन, तो देखो यहां से अगर मैं इसी जगह से यहां पहुंचाने की कोशिश करूं तो यहां पे प्रोबेबिलिटी कम होती है। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डायग्राम में यहां पे प्रोबेबिलिटी कम, और ऊपर पहुंचाने की कोशिश करूं तो यहां पे भी प्रोबेबिलिटी कम, और ऊपर पहुंचाने की कोशिश करूं तो प्रोबेबिलिटी कम 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 और कम होती चली जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी v इक्वल टू 0 लेवल पे ही होती है, उसके बाद धीरे 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 कॉर्नर पे भी कम होती चली जाती है। तो कहने का मतलब है हमें ट्रांजिशन मिलेगा तो सही, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी? बिकॉज जो हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की जो स्टेट होती है वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू कम आती है इन कंपेयर ऑफ v इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 1। तो v इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां होगी, कॉर्नर पे। तो ये कॉर्नर पे तो जा नहीं रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्नर पे नहीं जाएगा, वो मिड पॉइंट पे ही जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, या एक तरह से जो बैंड की इंटेंसिटी जो डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है वो इसी अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, और हम उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं फ्रैंक कर्डन प्रिंसिपल से।
समझ में आ रही है बात कि कैसे इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब, जब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले एरिया से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एरिया में ही ट्रांजिशन हो रहा है तो पीक इंटेंसिटी मिल रही है। लेकिन जब हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एरिया से किसी मिनिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एरिया में ट्रांजिशन दिखा रहे हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम O2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। अब बाकी दो एग्जांपल यानी CO मॉलिक्यूल और I2 मॉलिक्यूल को भी समझते हैं कि उनकी इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो जो सेकेंड एग्जांपल था वो CO मॉलिक्यूल का था। CO मॉलिक्यूल, तो CO मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट थी मॉलिक्यूल की, उनकी इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में थोड़ा गैप ज्यादा होता है इन कंपेयर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, यानी ये जो गैपिंग होती है ये थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ है तो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम यहां दिखा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो थोड़ा सा गैपिंग दिखाइए। अब होता क्या है कि दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होती है। ठीक है, इन दोनों की इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व है, यानी जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व है वो दोनों का अलग अलग पोजीशन पे है। ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। तो इससे होता क्या है कि अगर CO मॉलिक्यूल का अगर हम ग्राफ देखें तो कैसा मिल रहा था, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी 20 पे मिल रही थी, उसके बाद 10 थोड़ा और कम था इंटेंस, और 00 सबसे कम इंटेंस था। उसके बाद इंटेंसिटी फिर डिक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, मैक्सिमम कहां पे मिल रही थी, 20 पे मिल रही थी। ठीक है, मैंने 20 पे ही दिखाई है, क्लियर। तो देखो ये जो सीरीज है ये कहां से गई है, यहाँ पे देखो V डैश V डबल डैश इस तरह से चला है, यानी V डबल डैश की वैल्यू हर एक केस में कितनी है, 0 है। तो यानी ट्रांजिशन मुझे कहां से दिखाना है, V इक्वल टू 0 लेवल से, यानी मॉलिक्यूल कहां होगा, अपनी मिड पॉइंट पे होगा। तो मिड पॉइंट पे अगर हम देखें तो 0 लेवल पे, यानी यहाँ पे अगर V इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे देखो इस लेवल पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिनिमम होगी। देखो क्योंकि मैक्सिमम कहां पे होती है, मिड पॉइंट पे होती है। बट अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हमें हमारा मॉलिक्यूल यहां पे पहुंच रहा है। लेकिन इसी तरह से अगर V इक्वल टू 1 स्टेट की बात करूं तो अगर यहीं से हम ट्रांजिशन दिखाएंगे तो ये इस पोजीशन पे मिल रहा है, तो इस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और अगर मैं ऊपर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो V इक्वल टू 3rd लेवल पे हमें प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम मिलेगी। तो कहने का मतलब है ये, क्योंकि इन दोनों की जो इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जिसको मैं RE सिंगल डैश और डबल डैश से दिखा रहा हूं। ठीक है, किसके लिए है, ये E सिंगल डैश है, ये E डबल डैश है। तो हमें दिख रहा है कि मॉलिक्यूल ट्रांजिशन में जब इस पोजीशन से यानी V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 0 पे गया था तो ऐसे एरिया पे पहुंच रही है। स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करें तो ट्रांजिशन ऐसे एरिया पे जा रहा है जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम है, तो इसलिए इंटेंसिटी कम है। लेकिन जब हम V डबल डैश 0 से V डबल डैश V सिंगल डैश 1 पे जब हम जा रहे हैं तो उस केस में हमें दिख रहा है कि कॉर्नर पे यानी टर्निंग पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी इंटेंसिटी और इंक्रीज हुई। और जैसे ही हम क्या कहते हैं V इक्वल टू 2 लेवल पे पहुंचते हैं तो हमें पता है कॉर्नर पे, क्योंकि ये इसका जो इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो शिफ्ट हुई है, इस वजह से जितने भी ट्रांजिशन है वो ऐसे एरिया पे पहुंच रहे हैं जहां पे कॉर्नर पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है। इस वजह से हमें V इक्वल टू 2 तक ट्रांजिशन मैक्सिमम मिल जाता है। लेकिन जैसे ही अगर मैं V इक्वल टू 3 की बात करूं, यहां पे हम V इक्वल टू 3 ले लें तो V इक्वल टू 3 में ये होगा। तो अब देखो लाइन और ऊपर पहुंचाओगे तो अब ये एरिया भटक गया। पीक इंटेंसिटी कॉर्नर टर्निंग पॉइंट पे थी तो टर्निंग पॉइंट तो शिफ्ट हो गया ना। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कर्व
कि हायर एनर्जी लेवल पे गए, हायर वाइब्रेशनल लेवल पे गए, तो जो टर्निंग पॉइंट है वो शिफ्ट होता जा रहा है इधर को। इस वजह से 3,0 के लिए इंटेंसिटी कम हो गई, बिकॉज अब ट्रांजिशन ऐसे एरिया में गया जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम थी। तो इस तरह से CO मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या CO मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है हमें। या इसमें हम ये लिख सकते हैं, इन दिस केस internuclear distance is slightly greater than slightly greater in upper electronic state, slightly greater in upper electronic state. So we get two zero has maximum intensity. ठीक है, या आप लिख सकते हैं, सो वी गेट 20 बैंड हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, इस तरह से आप लाइनें बना सकते हो। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं I2 मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है। तो लास्ट केस क्या रहेगा हमारे पास I2 मॉलिक्यूल का। तो I2 मॉलिक्यूल के अगर स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो इंटेंसिटी वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ कैसा था, कंटिन्यूअस हमें मिल रहा था इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूअस बैंड है। ठीक, इस तरह से ग्राफ मिल रहा था। तो ये कब हमें मिलेगा, जब इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी चेंज हो। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे हमने दिखाया है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, वो काफी दूर दूर है। ये E डबल डैश हो गया, ये RE सिंगल डैश हो गया, बहुत दूर है। तो जब इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की मच ग्रेटर होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन होता है, फॉर एग्जांपल मैं 3 ट्रांजिशन, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेट मिलती रहती है, यहां से ऐसे। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर बाई द वे ट्रांजिशन अगेन हम माने कि यहां से निकल रहा है, तो ये ट्रांजिशन देखो यहाँ पे भी जा सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, फिर यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। लेकिन याद रखना है इंटेंसिटी कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगी, यानी यहाँ पे तो हमें बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ये कॉर्नर पॉइंट पे मिला हमें इंटेंसिटी मिलने लग गई। यानी जैसे जैसे ऊपर हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में मिलेगा इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज कॉर्नर पे प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल के मिलने की ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहां से इस जगह से हमें इंटेंसिटी मिलने लग जाती है, जैसे जैसे कॉर्नर पे ट्रांजिशन होता जाता है इंटेंसिटी मिलने। अब कंटिन्यूअस कब हो जाती है, क्यों कंटिन्यूअस हो रही है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहाँ पे क्यों कंटिन्यूअस मिल रही है। बिकॉज जब हायर वाइब्रेशनल लेवल, यानी जब V इक्वल टू 10 से ज्यादा होने लग जाती है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो क्या होता है कि दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच का गैप, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच का गैप डेल्टा E टेंड्स टू 0 हो जाता है। यानी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच की जो गैप है वो एकदम खत्म हो गया, इस वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलने लग गया। तो इसीलिए हमें I2 मॉलिक्यूल के केस में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ I2 मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ I2 molecule, in case of I2 molecule, the equilibrium internuclear distance is much greater
then is much greater in higher electronic state. So we get a continuum in I2 molecule. So we get continuum in electronic spectra of I2 molecule. क्यों? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा होने की वजह से जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो कंटिन्यूम तक पहुंच रहे हैं। कंटिन्यूम कहने का मतलब है इस टाइप के स्पेक्ट्रम तक पहुंच रहे हैं। इस टाइप का स्पेक्ट्रम कब जनरेट हो रहा है? जब ट्रांजिशन जब हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं तो वो v = 10 से ज्यादा बड़ी वैल्यू पर जब पहुंचता है तो वहां पे एनर्जी लेवल के बीच की गैपिंग, जो दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच की गैपिंग है, कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल ये v डैश +1 और ये v डैश है, तो इनके बीच की जो वैल्यू होती है डेल्टा ई, ये डेल्टा ई टेंड्स टू 0 हो जाती है व्हेन v डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होती है। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये v = 10 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से भी ऊपर पहुंच जाता है इंटेंसिटी के मामले में। क्योंकि लेस स्टेट में यानी v = 0, v = 1, इन स्टेट में तो इसकी इंटेंसिटी मिलती ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन कहां पे पहुंच रहा है? ऐसी जगह पे पहुंच रहा है जहां पे मॉलिक्यूल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। देखो ऐसी स्टेट में मॉलिक्यूल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिल कहां रही है? प्रोबेबिलिटी कब मिलेगी? जब ये कॉर्नर पे पहुंचेगा इस तरह से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की थी फ्रेंड कर्नल प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझाने की। आई होप आपको मैंने जितना भी समझाया हो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।